हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 मैट्रिन और सराउंडिंग वाले चैप्टर का। तो आप देखो, पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, आई होप आप सबने वो पढ़ा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट, फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट। उसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा और देखेंगे बीईसी। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक निकालो, अपना पेन निकालो, लिखना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट है जो, उसको एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप उसको लिख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखना स्टार्ट कर दूँ तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, फिर वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं। अभी आप देखो, हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट। तो मतलब जो सॉलिड्स होते हैं, जो सॉलिड स्टेट होती है, इसका मतलब जो सॉलिड्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप देखो, मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सॉलिड्स में जो है हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक, बहुत क्लोज होते हैं। तो अब देखो, यहाँ मैंने वही लिखा है कि इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब हो गया वो पार्टिकल जिससे सॉलिड बना हुआ है, उन्हीं को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब वो पार्टिकल्स जिनसे कोई सॉलिड बना हुआ होता है, वो पार्टिकल्स बहुत क्या होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप देखो, अगर पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है, क्लोजली पैक्ड का मतलब होता है बहुत पास पास, तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगी, बहुत स्ट्रांग होंगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये आपस में दोनों जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ये भी बहुत उसमें स्ट्रांग होगी, तभी वो वाले जो पार्टिकल हैं बहुत पास होंगे। तो वही लिखा है, द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इसमें क्या होता है, इंटर पार्टिकल का मतलब है दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होंगी, वो भी यहाँ क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे, सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि कोई भी सॉलिड जिससे जो जिन पार्टिकल से बना हुआ है उसको बोलते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, हेंस सॉलिड्स पोजेस सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसकी वजह से सॉलिड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पोजेस करता है। पोजेस का मतलब उसमें सॉलिड में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी पोजेस का मतलब है होती हैं, ठीक। अच्छा, ये लाइन जो लिखी है ये आपको पहले लिखनी है, पढ़ना है, ठीक है। इनकी वजह से जो है सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती हैं, किसकी वजह से, जो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल से और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग है, उनकी वजह से सॉलिड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो सॉलिड होता है उसकी फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है। क्यों, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो हैं बहुत पास पास है, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। तो आप देखो, अगर ये 3 मार्कर हैं, इनको मैं बहुत पास पास रखूंगा, अब इसको जितना मर्जी आप प्रेस करो तो इसकी शेप चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। अगर ये इतना पास है तो इसकी शेप चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि अभी ये प्रेस होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और बीच में जो स्पेस है वो है ही नहीं, क्योंकि मार्कर जो है बहुत पास हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन मार्कर को दूर दूर रखो, इतना दूर, तो अब इनको प्रेस करो, इतना दूर रखो, इनको प्रेस करो, अब ये प्रेस हो जाएंगे तो शेप चेंज हो जाएगी। तो यही चीज़ है कि अगर पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो उनको प्रेस करो तो वो उधर ही रहेंगे, वहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है। देखो ना, अगर ये 3 मार्कर हैं, ठीक, इनके बीच में अभी स्पेस है, देखो इधर स्पेस है, इधर स्पेस है, तो इसको अगर मैं यहाँ से अभी प्रेस करूँगा ना, ये इस शेप में आ जाएंगे, तो इसका मतलब शेप चेंज हो गई। अब देखो, अगर ये मार्कर जो बिल्कुल पास है, पहले से बिल्कुल पास है, इसको जितना मर्जी दबाओ शेप तो चेंज नहीं होगी। तो यही रीज़न होता है कि सॉलिड्स की क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, मतलब शेप भी फिक्स और जो जगह गिरने की कैपेसिटी होती है वो भी इनकी फिक्स होती है। उसके बाद देखो, सॉलिड्स पोजेस रिजिडिटी। सॉलिड्स में क्या होता है, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है सख्त होते हैं सॉलिड। क्यों सख्त होते हैं, क्योंकि इनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, और इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनको हम अगर दबाएं तो उन पार्टिकल के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है। वही ये जो मैंने आपको बताया था कि इतनी
ऐसे बिल्कुल अगर पास करके लेके आओगे, उसको जितना मर्जी प्रेस करो कुछ नहीं होने वाला, मतलब ये अभी स्ट्रांग है। अगर इसके बीच में जगह होगी तो ये कुछ ना कुछ पास आ जाएगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो यही रीज़न होता है कि सॉलिड जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, एक्सप्लेन। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप बोलोगे सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम इसलिए होती है क्योंकि उसमें पता है क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं। उनको अगर हम प्रेस करेंगे तो वो और कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स पहले से ही बहुत पास है तो और पास नहीं हो सकते। तो और पास नहीं हो सकते इसका मतलब वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। तो सॉलिड क्या होता है? सख्त होता है इसकी वजह से। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? अब आप देखो, एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब सॉलिड्स की क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। दूसरा, सॉलिड पोजेस रिजिडिटी, सॉलिड सख्त होते हैं। ठीक, इसी की वजह से जो हमने पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा देखा, इसी की वजह से सॉलिड सख्त होते हैं। उसके बाद सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी जो होती है वो निकला है, डेंसिटी देखो, डेंसिटी निकला है वो डेंस से। डेंस का मतलब आपको पता है, डेंस का मतलब पता है घना। तो आप देखो, डेंसिटी को हम ऐसे समझेंगे। देखो, सपोज ये एक डब्बा है, ठीक है, ये हमारा सपोज सॉलिड है, तो इसमें पार्टिकल कैसे होंगे? बहुत पास होंगे। ठीक है, ऐसे पार्टिकल बहुत पास होंगे। एक डब्बा ऐसा है जो लिक्विड है, उसमें पार्टिकल थोड़े से दूर होंगे, ऐसे थोड़े से दूर। और एक डब्बा ऐसा जो गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो इसमें पार्टिकल बहुत दूर होंगे। तो आप देखो, डेंसिटी का मतलब है डेंस से निकला है, मतलब जहां पार्टिकल आपको डेंस दिखेंगे, घने दिखेंगे, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ देखो, सॉलिड में सबसे ज़्यादा घने पार्टिकल होते हैं, डेंस होता है, मतलब जितने पार्टिकल घने, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। इसमें देखो, लिक्विड में देखो, इसके कंपैरिजन में इसमें पार्टिकल्स उतने घने नहीं होते। क्यों? क्योंकि पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर होते हैं, उतने घने नहीं होते, तो इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम। गैस की डेंसिटी बिल्कुल कम होती है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, घने तो बिल्कुल होते ही नहीं। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये जो सॉलिड्स होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, हाई डेंसिटी होती है। और आपको मैं मैथमेटिकली बताऊं तो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है ना, ये आप याद रख लेना, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मास अपॉन वॉल्यूम, ये आप याद रख लेना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी जो है वो मास पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो एक फिक्स वॉल्यूम का मतलब है, सपोज इसकी वॉल्यूम है 1 लीटर, यहाँ भी वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर, तीनों की 1 लीटर फिक्स वॉल्यूम है। एक फिक्स वॉल्यूम में जिसमें सबसे ज़्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो मास डिपेंड करता है पार्टिकल्स के ऊपर। तो वही चीज़ है, अगर सपोज ये भी 1 लीटर का बॉक्स है, ये भी 1 लीटर का बॉक्स है, ये भी 1 लीटर का बॉक्स है, तीनों 1 लीटर, मतलब तीनों की वॉल्यूम सेम है, लेकिन इनका जो मास है वो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और मास किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल्स के ऊपर। जितने पार्टिकल ज़्यादा उतना मास ज़्यादा। ठीक है, तो आप देखो, इसमें 1 लीटर वॉल्यूम फिक्स है, तो मास पे डेंसिटी डिपेंड कर रही है, तो इसका मास ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा। इससे कम मास इसका होगा, इससे कम मास इसका, तो डेंसिटी इस हिसाब से घटेगी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। मैंने डेंसिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया। इस बेस पे आपका एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, डेंस होते हैं। उसके बाद देखो, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है जो कंप्रेस ना हो सके। कंप्रेस का मतलब होता है कि अगर इसको मैं दबाऊं या इस मार्कर को मैं ऊपर से पकड़ के दबाऊं, ये छोटा हो जाए। ठीक, तो अगर ये छोटा हो जाता है तो इसका मतलब ये कंप्रेसिबल है। तो अब देखो, मार्कर को यहाँ से आप पकड़ के दबाओ, क्योंकि मार्कर सॉलिड है ना, या कोई पत्थर है या कोई नोटबुक है, उसको पकड़ के प्रेस करोगे तो वो छोटा होगा नहीं होगा। इसका मतलब ये सॉलिड है। सॉलिड क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। रीज़न क्या होता है इसका? रीज़न वही होता है कि इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स बहुत पास हैं। देखो ना, अगर पार्टिकल्स दूर होते हैं, इससे कंपेयर करो, सपोज ये कोई सब्सटेंस है, इसके पार्टिकल इतने दूर है, तो इसको आप पकड़ के अगर दबाओगे तो देखना ये पास आ जाएगा। देखो, पकड़ के दबाओगे तो ये पास आ जाएंगे ना मार्कर, क्योंकि इसके बीच में कुछ ना कुछ जगह थी, वो जगह भर गई तो ये मार्कर पास आ गई। ठीक, अब देखो, अगर पहले से ही ये यहाँ है तो इसको आप जितना मर्जी दबाओ, ये तो पास नहीं आने वाले, पहले से ही बहुत
क्लोजली पैक्ड हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोजली पैक्ड है। आप ये मान लो कि ये जो मार्कर है ना, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सॉलिड के क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। तो आप देखो कि अगर यहाँ से क्या, अगर यहाँ से ऐसा कुछ होगा, इतने दूर होंगे, तो इसको मैं दबाऊंगा तो ये पास आ जाएंगे, इसका मतलब चीज़ कंप्रेसिबल हो जाएगी, कंप्रेस हो रही है, मतलब पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, कंप्रेस हो गई। अगर ये पहले से ही इतने हैं तो इसको जितना मर्जी दबाओ तो कंप्रेस होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं ये पहले से ही बहुत पास हैं। तो अगर पहले से ही पार्टिकल बहुत पास होते हैं तो उसको हम और प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमेशा जब भी कोई चीज़ कंप्रेस होती है तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होनी चाहिए, स्पेस होगी तभी वो कंप्रेस होगी। देखो ना, अगर यहाँ स्पेस होगी तो ये मार्कर इसके पास जाएगा ना, अगर जगह होगी नहीं तो मार्कर कहाँ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो इसका मतलब सॉलिड कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो रीज़न यही होता है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, एक्सप्लेन। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? बोलोगे सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होती, इसलिए सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, सॉलिड्स डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। देखो, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी जो होती है सॉलिड में नहीं होती। यहाँ लिखा है सॉलिड्स डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, मतलब जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड में नहीं होती। अब आप देखो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मार्कर और ये मार्कर पास में रख रहा हूँ, ठीक है, तो अगर कैसा हो, ऐसा हो कि इस मार्कर का आधा कलर अपने आप उठ के मिक्स होके इस मार्कर के बीच में चला जाए और इसकी जो कैप का रेड कलर है ये अपने आप मिक्स होके इसमें चला जाए, मतलब अपने आप ये दोनों मार्कर मिक्स हो जाएं, तो इसका मतलब हम बोलेंगे इसमें डिफ्यूजन हो गई। जैसे देखो, आपको मैं बोलूँ, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो, यहाँ एक बर्तन है, ठीक, बर्तन के अंदर आपने डाला है पानी, ठीक, ये आपने डाला है वाटर। अब अगर आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इसमें कोई कलर डालोगे, कलर, कोई भी कलर डालोगे, तो आप जैसे कलर डालोगे ना, इसमें लिक्विड कलर डालना है, लिक्विड कलर, ठीक। तो क्या होगा, जब आप कलर डालोगे तो डाल के छोड़ दोगे तो आस्ता आस्ता क्या होगा, पहले आपने यहां डाला था कलर, यहां डाला था, ठीक है, तो अब क्या होगा, स्टार्टिंग में ये मिक्स नहीं होगा कलर इसमें, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ये जो कलर है ये सारा इस पानी के बीच में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये कलर पूरा इस पानी के बीच में मिक्स हो जाएगा, ओवरऑल पूरे का पूरा, मतलब वाटर प्लस कलर दोनों मिक्स हो जाएंगे, मतलब वाटर के पार्टिकल और कलर के पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे। तो अगर मिक्स होगी तो इसको बोलेंगे इसमें डिफ्यूजन हो रही है, डिफ्यूजन हो रही है। तो आप देखो सॉलिड्स में तो डिफ्यूजन नहीं होती, क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर इन तीनों मार्कर को मैं पास रख दूं, चाहे मैं 10 साल इसको पास रखूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका ब्लैक कलर इसमें चला जाए, इसका इसमें चला जाए, अपने आप कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ लिखा है सॉलिड्स डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, मतलब सॉलिड में जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है ये नहीं होती है, ठीक है। तो आप देखो, इसको मैं लिख देता हूँ, डिफ्यूजन होता क्या है। आप लिख लो लाइन, डिफ्यूजन का यहाँ डेफिनेशन लिख दो कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है, लिखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। आगे लिखो, on their own is called diffusion, ठीक। तो डिफ्यूजन क्या होता है, यहां लिखा है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब डिफरेंट टाइप के जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स का अपने आप मिक्स हो जाना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। यही लिखा है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं जो उनके पार्टिकल का अपने आप मिक्स होना। यहाँ लिखा है ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन का मतलब होता है अपने आप मिक्स हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो आप देखो सॉलिड में दो पत्थर हैं, ठीक है, तो आप देखो दो पत्थर को आप साइड में रख दो, एक इधर रख दो, उनको जोड़ दो, तो आप 10 साल बाद भी देखोगे वो वैसे ही जुड़े हुए होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि इस पत्थर के पार्टिकल और इस पत्थर के पार्टिकल आपस में जुड़ जाएं, मिक्स हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसका मतलब सॉलिड में जो होती है डिफ्यूजन नहीं होती। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज आपको सॉलिड्स की, सॉलिड स्टेट की याद रखनी है, यहाँ से आपको समझना है, ठीक है, नोट्स बनाने, ठीक। और
कोई प्रॉब्लम अगर आपको आएगी तो मैं इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे से बात भी कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। अभी हम इसको साफ करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। तो उसको भी मैं पहले यहाँ ऐसे लिख लूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप इसको लिख लो, मैं साफ कर देता हूँ इसको। तो अभी देखो हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, हमने एक पॉइंट सॉलिड स्टेट वाले में और ऐड करना है सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज में। वो पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। तो आप यहाँ एक पॉइंट लिख लो, ये लिखना है आपको सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज में। तो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट इज लीस्ट, ठीक है। ये पॉइंट आपको सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज में ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ हमारे पास एक सॉलिड है, ये एक लिक्विड है, ये एक गैस है, ये 3 डब्बे। तो इसमें पार्टिकल आपको पता है कैसे होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। सॉलिड में मैं इतने दिखा रहा हूँ, बहुत क्लोज हैं, इसमें थोड़े से दूर होते हैं, ठीक, और इसमें बहुत दूर होते हैं। तो आपको मैंने बताया था, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है मूवमेंट करने की वजह से कुछ ना कुछ ताकत आती है पार्टिकल्स में, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखो अगर यहाँ पार्टिकल्स बहुत पास हैं तो वो मूव करेंगे कैसे, मूव बहुत कम करेंगे। देखो ना, पार्टिकल्स हैं बहुत पास हैं तो ये हिलेंगे कैसे, यहाँ से हिल नहीं सकते। तो अगर पार्टिकल थोड़े से दूर होंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिल सकते हैं, अगर और दूर होंगे तो ज़्यादा हिलेंगे ऐसे करके। तो आप देखो सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं तो ये बहुत कम हिलते हैं, ठीक है, हिलते हैं लेकिन बहुत स्लो हिलते हैं। तो इसलिए जो इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है ये सॉलिड का है, ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। ये आपको हमेशा यहाँ डब्बा बनाना है, ठीक। देखो जो सॉलिड होते हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की वो सबसे कम होती है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। तो आपने ये वाला पॉइंट वहाँ ऐड करना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट इज लीस्ट, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की सॉलिड स्टेट में वो सबसे कम होती है। और उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, लिक्विड स्टेट में। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, गैसीय स्टेट में। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें पार्टिकल बहुत पास हैं, हिल नहीं सकते। लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, थोड़ा सा हिल सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो गैसेज में क्या होते हैं, और दूर होते हैं तो और हिलेंगे। क्यों हिलेंगे, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हमने देखा था ना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, अब यहाँ हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। और आपका फेवरेट कलर है जो ग्रीन, उसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ लिखा है इन लिक्विड्स। लिक्विड्स के बीच में क्या होता है, देखो लिक्विड के बीच में क्या होता है, यहां लिखा है लिक्विड्स में द पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। आपको पता है, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया, लिक्विड में क्या होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं कम क्लोजली पैक होते हैं, मतलब उतने ज़्यादा क्लोजली पैक जो होते हैं नहीं होते। ये सॉलिड है, इसमें देखो कितने क्लोजली पैक्ड है, इसमें उतने क्लोजली पैक नहीं है पार्टिकल्स, मतलब थोड़े से लूज है। तो आप देखो अगर थोड़े से लूज है तो लिक्विड जो चीज़ होगी वो भी थोड़ी सी लूज ही होगी। देखो ना, इसी वजह से क्या होता है, लिक्विड जो होते हैं बहना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे पानी होता है बहना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो देखो लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े से लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उतने क्लोजली पैक नहीं होते, स्ट्रांगली नहीं होते, थोड़े से कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो उस हिसाब से इंटर पार्टिकल फोर्सेज है, जो मतलब दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेज है वो भी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि पार्टिकल दूर हैं तो फोर्सेज थोड़ी सी कमज़ोर हैं। अगर पार्टिकल पास हों तो फोर्सेज भी स्ट्रॉन्ग, पार्टिकल थोड़े से दूर तो फोर्सेज भी थोड़ी सी कमज़ोर। तो वही लिखा है कि द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन एज दोज इन सॉलिड्स। मतलब जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जैसी सॉलिड में होती हैं, वैसी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इंटर पार्टिकल फोर्सेज जो होती हैं लिक्विड के पार्टिकल्स में वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक। हेंस इस वजह से क्या होता है, लिक्विड्स पोजेस सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। लिक्विड्स में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप देखो यहाँ लिखा है, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, लिक्विड को जैसी कोई कंटेनर होगा, जैसी कोई चीज़ होगी जिसमें आप उसको डालोगे वैसी ही शेप बना लेगा, ठीक है। टेबल पे डालोगे तो ऐसा फैल जाएगा, ज़मीन पे डालोगे वैसा फैल जाएगा, ठीक है। बॉटल में डालोगे वैसा हो जाएगा, डब्बे में डालोगे वैसा हो जाएगा। तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंसेज है ना वो सॉलिड से कम है, ठीक है।
पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हैं इस वजह से। लेकिन इसकी भी वॉल्यूम फिक्स होती है, ठीक, वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है, शेप फिक्स नहीं होती है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब होता है सख्त, लिक्विड जो होते हैं वो सख्त नहीं होते, बट हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो, उसमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी किस वजह से होती है, यही इन्हीं पार्टिकल के नेचर की वजह से, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो उतने क्लोजली पैक नहीं होते, ठीक है। अब देखो लिक्विड्स पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, इसमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। आपको बताया डिफ्यूजन क्या होता है, दो मैटर के पार्टिकल का अपने आप मिक्स हो जाना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो लिक्विड में जो क्या होता है, डिफ्यूजन जो है वो होता है, ठीक है। अगर मैं आपको कहीं एक्सपेरिमेंट करके शॉर्ट्स में डाल दूंगा कि दो लिक्विड जो होते हैं उनमें अगर उनको मिक्स करो, किसी दो लिक्विड को मिक्स करो तो वो अपने आप मिक्स हो जाते हैं, तो इसका मतलब लिक्विड्स में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी जो है गैसेज में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन सॉलिड्स में बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक। अब देखो लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंस से निकला है घना से, तो लिक्विड में पार्टिकल जो होते हैं उतने ज़्यादा घने नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते हो और ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर ये भी 1 लीटर का है, ये भी 1 लीटर का है, ये भी 1 लीटर का है, तीनों 1 लीटर के, तो डेंसिटी का फार्मूला लगाओगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर फिक्स है, सब की 1 लीटर है, तो जिसमें मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। मास जो है डेंसिटी जो है मास पे डिपेंड करती है। तो देखो इसमें मास सबसे ज़्यादा, मास का मतलब पार्टिकल इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, तो इससे इसकी डेंसिटी तो कम होगी, ठीक है। तो वही लिखा है कि लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स, मतलब लिक्विड की जो डेंसिटी होती है सॉलिड से कम होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। अब देखो, अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो ज़्यादा हिल नहीं सकते, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से दूर है तो थोड़े से हिल पाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इससे इसकी ज़्यादा होगी। तो वही मैंने लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट, मतलब जो लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, इज हायर देन इन सॉलिड्स, वो सॉलिड से क्या होती है, हायर होती है। और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, गैसेस में, ठीक है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं तो वो मूव करके इधर कभी उधर भाग जाएंगे, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको लिख लो, ठीक। तो मैं इसको साफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। तो अभी देखो हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट और गैसियस, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट समझ में आया होगा। अभी हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। तो देखो समझते हैं इसको। तो आप देखो मैंने आपको बताया था वही 3 डब्बे अगर हम बना दें यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस के, ठीक, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो इसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स कितने कैसे होते हैं, थोड़े से कम क्लोजली पैक्ड, और इसमें कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड, बिल्कुल लूज, ठीक है। लूज का मतलब होता है बहुत दूर दूर, ठीक। तो आप देखो यहाँ मैंने लिखा है ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट, यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ देखो लिखा है इन गैसेस, गैसेस में क्या होता है, ठीक है, लिखा है इंटर पार्टिकल स्पेसिस आर वेरी लार्ज, मतलब जो इंटर पार्टिकल स्पेसिस होते हैं गैसेस में वो बहुत लार्ज होते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेसिस का मतलब है दो पार्टिकल के बीच में जो जगह होती है ये बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो आप देखो अगर इंटर पार्टिकल स्पेसिस, सपोज ये एक गैस का पार्टिकल है, ये गैस का पार्टिकल है, इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है बहुत हाई है। देखो अभी पास है तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है बहुत कम है। इंटर पार्टिकल का मतलब है दो पार्टिकल के बीच में, तो अभी देखो थोड़ी सी ज़्यादा, अभी देखो ये हाई है। तो गैसेज में इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऐसे हाई होती है, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करो, इंटर पार्टिकल जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो आप देखो अगर इंटर पार्टिकल स्पेस जो है, जगह जो है वो ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, जो एक दूसरे को खींचने वाली फोर्स होती है। अगर पास होंगे तो ज़्यादा खींचेगी, दूर होगी तो थोड़ा कम खींचेगी, इतना होगी तो खींचेगी ही नहीं, ये इसको खींचेगा ही नहीं। तो आप बोलोगे इसमें क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेसिस हाईएस्ट होती है और इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, सबसे कम होती है गैस के पार्टिकल्स में। तो वही यहाँ मैंने लिखा है कि इन गैसेज द इंटर पार्टिकल स्पेसिस आर वेरी हाई, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेसिस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब दो पार्टिकल के बीच में बहुत जगह होती है। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं इसमें पार्टिकल लूजली पैक होते हैं। लूजली पैक का मतलब है कोई यहाँ पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पड़ा हुआ है, कोई इधर पड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं, ठीक।
तो द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लिखा है, द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, और इसमें क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे कमज़ोर होती है। ठीक, तो आप मुझे बताओ, अगर हमारे पास ये दो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये भी गैस का पार्टिकल, ये भी गैस का पार्टिकल, दोनों के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इसका मतलब ये इसको बहुत कम खींच रहा है। तो इसको मैं अगर ऐसे करूँ तो इधर हो जाएगा, ऐसे करूँ इधर हो जाएगा। अगर ये इसको खींच रहा है तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। लेकिन गैसेज में क्या होता है, क्योंकि जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस है इन दोनों के बीच में जो जगह है वो ज़्यादा होती है, तो उस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो ये इसको बहुत कम खींचता है, तो इसको जहाँ मर्जी आए उधर चला जाएगा, और इसको मर्जी है तो उधर चला जाएगा, अपनी अपनी मर्जी है। यही रीज़न होता है कि अगर यहाँ आधा किलो गैस खुल जाए ना तो पूरे रूम में उसकी स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना गैस के पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत कम है। तो एक पार्टिकल कहीं उधर भाग जाएगा, एक उधर भाग जाएगा, जहाँ तक वो भागेगा वहाँ तक उसकी स्मेल जाएगी, वहाँ तक गैस फैलेगी। तो यही रीज़न होता है। ठीक, तो यहाँ मैंने वही लिखा है कि इंटर पार्टिकल स्पेसिस जो होते हैं इसमें बहुत लार्ज होते हैं, और इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होती है गैसेज में बहुत कम होती है। एंड द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फ्री टू मूव, यहाँ लिखा है एंड द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस, मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। फ्री टू मूव का मतलब है आज़ाद है, जहाँ मर्जी घूमो। मूव का मतलब होता है हरकत करना, फ्री का मतलब होता है आज़ाद। तो मतलब आज़ाद है, जहाँ उनको मर्जी आए वहाँ चले जाते हैं। अगर यहाँ कोई गैस खोल दे, किसी पार्टिकल को मर्जी आए उधर चले जाओ, किसी पार्टिकल को मर्जी आए उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, हर जगह चला जाएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर फ्री टू मूव, मतलब वो मूव करने में आज़ाद होते हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं। क्यों कहीं भी जा सकते हैं? क्योंकि दो पार्टिकल के बीच जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा और फोर्स बहुत कम है। अगर फोर्स ज़्यादा हो तो वो तो फिर इसको जकड़ के रखेगी ना, दूर नहीं जाने देगी। ठीक, तो यही रीज़न होता है कि पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर फ्री टू मूव, फ्री होते हैं। हेंस गैसेज पोजेस सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसलिए गैसेज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी वही है जो हमने पहले भी पढ़ा है, गैसेज neither have definite shape nor definite volume। गैसेस की ना ही तो कोई डेफिनेट, ना ही तो कोई फिक्स शेप होती है, ना कोई फिक्स वॉल्यूम होती है, क्योंकि पार्टिकल बेचारे दूर है, अपनी मर्जी कहीं भी चले जाओ। ठीक है, तो ना तो कोई डेफिनेट शेप, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक, तो ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी है गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। रिजिडिटी तो इसमें होती नहीं, रिजिडिटी होते हैं सख्त, गैसेस तो सख्त कभी होती नहीं। और मैक्सिमम फ्लूइडिटी होती है, मतलब मैक्सिमम फ्लो करती हैं। थोड़ी सी खोल दो पूरे रूम में फ्लो करके फैल जाएंगी, तो मैक्सिमम फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी मैक्सिमम और रिजिडिटी बिल्कुल नहीं होती। ठीक, उसके बाद है गैसेस और हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस जो होती हैं बहुत कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेसिबल क्यों होती है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हमारे पास ये डब्बा है, इसमें गैस है, तो इसके पार्टिकल्स कैसे होंगे? कहीं ऐसा 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 ऐसा, ऐसे पार्टिकल होंगे। तो ये कंप्रेस हो सकते हैं। कंप्रेस का मतलब है अगर इनको मैं प्रेस करूँ तो ये पास आ सकते हैं। कैसे? आप देखो, अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से इसको बंद कर दूँ बहुत टाइट, तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से और यहाँ से इन पार्टिकल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। यहाँ से दबाव डालें तो ये पार्टिकल, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है ना, तो अगर इस पार्टिकल को मैं यहाँ से दबाऊँ तो ये थोड़ा सा पास आ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। इसी तरह ये वाला पार्टिकल, इसको अगर मैं दबाऊँ तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये पार्टिकल जो है यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, तो आप क्या बोल सकते हो, अगर गैसेस को कंप्रेस करो मतलब दबाओ, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो वो स्पेस कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आ रही है समझ आपको? जब गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, अगर उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर का मतलब दबाव डालोगे, यहाँ से पकड़ के दबाव डालोगे गैसेस के पार्टिकल के ऊपर, तो स्पेस जो है ज़्यादा होती है, तो आस्ता आस्ता स्पेस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वही रीज़न है ना। देखो सपोज ये एक पार्टिकल गैस का है, ये एक पार्टिकल है, ये दूर दूर है। अगर इनको मैं पकड़ के यहाँ से दबाऊं तो ये जगह है ना इसके बीच में, तो जगह है तो ये पास आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि इसके बीच में जगह है पास आने की। तो अगर सॉलिड के केस में आप देखो, सॉलिड के केस में ऐसा होता है, तो ऐसा पहले से ही ऐसा होता है, तो इसको आप दबाओगे और कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकेगा। तो इसीलिए सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, गैसेस होते हैं कंप्रेसिबल, क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ है, तो इनको आप अगर प्रेशर अप्लाई करोगे, मतलब इसके ऊपर दबाओगे इसको, तो ये पास होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए लिखा है यहाँ गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। इतने कंप्रेस हो सकते हैं कि अगर हमें क्या करना हो, एक छोटा सा हमारे पास इतना सा डब्बा है, इतना सा डब्बा है, उसमें हम 20 kg गैस भी भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? पहले थोड़ी सी गैस भरेंगे, फिर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको दबाएंगे, तो गैस को दबाएंगे तो उसके पार्टिकल पास आ जाएंगे ना। पार्टिकल पास आएंगे तो ऊपर से और गैस डालेंगे, उसको और दबाएंगे तो और पार्टिकल पास आ जाएंगे, ऊपर से और गैस डालेंगे। तो यही रीज़न होता है कि इसको हम कंप्रेस करके
बहुत सारी गैस को एक छोटे से डब्बे में भी हम भर सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि गैसेज क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रीज़न यही होता है कि इसमें पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, अगर प्रेस करें तो स्पेस कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक, तो गैस कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। अच्छा, आप देखो गैसेज हैव लो डेंसिटी, गैसेज की डेंसिटी सबसे कम होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि गैस में पार्टिकल्स बहुत जो होते हैं घने नहीं होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, उतने घने नहीं होते हैं। तो कोई पार्टिकल यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, तो घनापन बहुत कम होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। उसके बाद देखो गैसेज में पार्टिकल्स जो होते हैं ना, देखो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं ऐसे क्लोजली, लिक्विड में ऐसे, गैसेज में ऐसे। तो अब देखो सॉलिड में ऐसे थे तो क्या काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी इसमें, क्योंकि पार्टिकल उतना ज़्यादा हिल नहीं पाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कम। लिक्विड में ऐसे तो थोड़ा सा मूव कर पाएंगे, तो सॉलिड से लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और गैसेज में तो ऐसे हैं तो ये तो आराम से मूव कर पाएंगे, ऐसे ऐसे आराम से हिलेंगे, दूर है, तो इसलिए गैसेज में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गैसेज के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा। तो वही लिखा है यहाँ, ये प्रॉपर्टी 5th नंबर वाली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन गैसियस स्टेट इज़ वेरी हाई। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की गैसियस स्टेट में, वो क्या होती है, बहुत हाई होती है, ठीक है। और डिफ्यूजन कैसे होगा, आप देखो डिफ्यूजन सॉलिड में तो होता ही नहीं, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा होता है, गैसेज में बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि गैसेज के पार्टिकल तो दूर दूर होते हैं, उनको अगर आप छोड़ोगे वो अपने आप दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। देखो इसका ये एक एग्जांपल होती है, आपने पढ़ा होगा, पहली 8th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे खाना बनता है, हमें दूसरे रूम में स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो गैसेज निकलती हैं वो हवा के साथ जल्दी जल्दी मिक्स होकर हम तक पहुँच जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि हमें स्मेल आई। इसका मतलब वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। तो गैसेज में डिफ्यूजन रैपिडली होता है, रैपिडली का मतलब है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है। तो वही मैंने लिखा है, गैसेज डिफ्यूज रैपिडली, मतलब डिफ्यूजन जो होता है गैसेज में बहुत तेज़ी के साथ होता है। तो देखो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट। आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट, ये भी आ सकता है, और ये ऐसा भी पूछ सकते हैं, गैसेज और हाईली कंप्रेसिबल एक्सप्लेन, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्यों कंप्रेसिबल होती हैं आपको पता चल गया, क्योंकि उनके बीच में स्पेसिस ज़्यादा होती हैं, उनको दबा के स्पेसिस को कम किया जा सकता है, तो इसलिए कंप्रेसिबल होती हैं। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है, गैसेज नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम एक्सप्लेन, गैसेज की ना तो कोई डेफिनेट शेप है ना वॉल्यूम है, इसको एक्सप्लेन करो। तो ये भी आप कर सकते हो, रीज़न वही है क्योंकि पार्टिकल दूर दूर होते हैं। उसके बाद ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड, लिक्विड और गैसेज तीनों की प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंसेस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या करोगे उस केस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 लिखोगे, 3 कॉलम बनाओगे, ठीक है। तो एक में लिखोगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में लिखोगे इसमें डेंसिटी सबसे कम, इसमें थोड़ी ज़्यादा, इसमें बिल्कुल ज़्यादा। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, थोड़ी ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप डिफरेंस भी लिख सकते हो, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट। तो अब आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो हमने पढ़ा ना, हमने अभी तक पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब आप देखो, हमें जो स्टेट ऑफ मैटर होती है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, वो यही 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 होती हैं, यही स्टेट ऑफ मैटर होती है। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया, ऊपर लिखा है ना स्टेट ऑफ मैटर, तो इनके बारे में हमने सब चीज़ें पढ़ी। लेकिन देखो बाद में साइंटिस्ट ने कुछ स्टडी की थी रिसेंटली का मतलब होता है कुछ दिन पहले ही, ठीक है। मतलब कुछ दिन पहले का मतलब है 10-20 साल पहले ही, तो कुछ दिन पहले ही हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ जब बाद में साइंटिस्ट ने स्टडी की, तो साइंटिस्ट ने बोला था कि मैटर की तो 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो 3 होती हैं, लेकिन 2 और भी मैटर की स्टेट होती हैं, 2 और भी मैटर की स्टेट होती हैं। तो वो भी डिस्कवर हुई थी, उनका नाम था, एक का नाम था प्लाज्मा और एक का नाम था BEC। BEC का मतलब है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, इसका नाम होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये होता है। तो एक होती है प्लाज्मा, एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 2 और स्टेट ऑफ मैटर बाद में डिस्कवर हुई थी, तो हमारे सिलेबस में प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये भी हैं। तो आपसे कोई पूछ ले मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, आप बोलोगे होती तो 3 है, लेकिन टोटल 5 है, ठीक। होती तो 3 है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और 5 कैसे कि बाद में और स्टडी हुई थी, तो 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर जो वो भी डिस्कवर हुई थी, जिनका नाम था, एक का नाम था प्लाज्मा, एक का नाम था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो टोटल मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, 5 स्टेट होती हैं, ये आप बोलोगे, ठीक है। तो चलो इसको अभी क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। तो चलते हैं हम प्लाज्मा देख लेते हैं। प्लाज्मा क्या है, 4th स्टेट ऑफ मैटर, BEC क्या है, 5th स्टेट ऑफ मैटर। तो ये गैस कौन सी थी,
थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड कौन सा था? फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, तो अब देखो हम देख लेते हैं प्लाज्मा। तो इसको साफ करते हैं, आप इसको सही से लिख लो। तो अभी आप देखो हम देख रहे हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, तो देखो प्लाज्मा क्या है। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है, प्लाज्मा कुछ नहीं है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, और ये सॉलिड लिक्विड गैस की डिस्कवरी के बहुत बाद में डिस्कवर हुई थी। ठीक, और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो प्लाज्मा है इसमें हमने 9th क्लास में उतनी ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी है। सिर्फ ये जो मैंने पॉइंट यहाँ लिखे हैं ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही उठा के लिखे हैं, उससे भी थोड़े से ज़्यादा लिख दिए हैं मैंने यहाँ। तो सिर्फ आपको इतना ही जानना है। ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ जानने की ज़रूरत है ही नहीं, इसके बाहर आपको एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं आने वाला। ठीक, तो आप देखो मैं आपको एक बात बोलूँ, प्लाज्मा जो एक स्टेट ऑफ मैटर है ये कहाँ बनती है। जैसे देखो, जैसे सॉलिड लिक्विड और गैस जो होते हैं हमारी ज़मीन में यहाँ हमें मिल सकते हैं, मतलब सपोज यहाँ हवा भी है, हवा गैस है। ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ हैं तो वो सारी हमें यहाँ मिलती हैं। लिक्विड भी हमें मिलता है, सॉलिड भी मिलता है, गैस भी मिलती है। अब देखो प्लाज्मा हमें उस जगह मिलती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये आप याद रखना। अब देखो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ये होता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी या फिर कितनी ठंडी है, ये आपको पता है, उसको बोलते हैं उसका टेम्परेचर। तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो प्लाज्मा हमें कहाँ मिलता है? जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहाँ हमें प्लाज्मा मिलता है। जैसे देखो जो हमारी ट्यूब लाइट्स होती है, ट्यूब लाइट होती है, या फिर हमारा जो बल्ब होता है ना, वो पुराने ज़माने का 10 रुपये का जो बल्ब आता था उसमें, तो उनमें उन बल्ब्स में और ट्यूब लाइट में जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है उनके अंदर, तो वहाँ प्लाज्मा बनता है। ठीक है, और दूसरा प्लाज्मा कहाँ बनता है मैं आपको बता दूँ, स्टार होते हैं, स्टार जो ऊपर तारे हमें दिखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं, वहाँ भी हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ भी प्लाज्मा बनता है। उसके बाद आग होती है, जो आग वो भी उसमें भी टेम्परेचर हाई होता है, तो आग के बीच में भी हम प्लाज्मा बोल सकते हैं कि वहाँ भी बनता है। सूरज होता है, सूरज में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो वहाँ भी प्लाज्मा बनता है। तो वो प्लाज्मा एक अलग स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक, तो सॉलिड लिक्विड गैस से वो बिल्कुल अलग है। तो आप देखो हम यहाँ पढ़ते हैं क्या है, तो यहाँ देखो आप यहाँ लिखा है दिस स्टेट ऑफ मैटर। ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, दिस स्टेट, ये जो स्टेट है, दिस स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये आपको पहले याद रखना है। सुपर का मतलब होता है सुपर, बहुत ज़्यादा, और एनर्जेटिक का मतलब होता है एनर्जी वाले। तो वही हो गया दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ, मतलब ये जो स्टेट ऑफ मैटर होती है, ये कंसिस्ट का मतलब होता है बनी हुई। ये बनी हुई होती है सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से। सुपर एनर्जेटिक का मतलब है बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स, और सुपर एक्साइटेड का मतलब है बहुत उछलने वाले। एक्साइटेड का मतलब होता है, सपोज अगर मैं यहाँ अभी खड़ा हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे खड़ा हूँ, तो मैं अभी मस्त हूँ एकदम। कोई बाहर से बोल दे कि तेरी लॉटरी लग गई 2 करोड़ की, तो मैं क्या करूँगा? एक्साइट हो जाऊँगा, उछलना स्टार्ट कर दूंगा। तो उसी को बोलते हैं एक्साइटेड, और कुछ नहीं। तो वही यहाँ लिखा है कि जो स्टेट होती है मैटर की, ये सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स की बनी होती है। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स और बहुत ज़्यादा एक्साइट मतलब बहुत उछलने वाले पार्टिकल्स, उसकी ये बनी होती है स्टेट। ये आपको एक याद रखना है। ठीक है, These particles are in the form of ionized gases। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में होते हैं। आयोनाइज्ड गैसेस क्या होती हैं मैं आपको बताऊं। देखो इसी केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे आयनाइजेशन क्या होता है, आयंस क्या होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि सपोज हमारे पास एक गैस है जिसका नाम है AA, ऐसी गैस है AA, एक गैस है। ठीक, जब ये जो गैस है ना, आप देखो ये 2 एटम्स की बनी है, 2 पार्टिकल की बनी है। कौन कौन सा पार्टिकल है इसमें? एक पार्टिकल ये वाला, एक ये वाला, मतलब कौन कौन सा? A और A, 2 पार्टिकल की जुड़ के AA गैस बनी है। ठीक है, तो आप देखो जब ये गैस जो है इन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, इसको हम बोल देखते हैं कि ये आयोनाइज हो गई। ठीक, अब देखो आयंस क्या होते हैं, आयोनाइज क्या होता है, ये वाला आप इसी केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में स्टडी करोगे। मैं आपको बस अभी इतना समझाने की कोशिश करूंगा कि आयोनाइज का मतलब क्या होता है। सपोज देखो ये गैस है, तो अभी ये गैस AA थी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? A और A में। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब A और A में कन्वर्ट हुई ना, A के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब आप इतनी टेंशन मत लेना कि इसके ऊपर प्लस कहाँ से आया, माइनस कहाँ से आया। ये हम केमिस्ट्री में आगे वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। अब आप इतना याद रखो कि जब गैस आयोनाइज होती है उसका मतलब गैस जो है ब्रेक हो जाती है 2 चार्जेस में। ठीक है, 2 चार्जेस में ब्रेक हो जाती है। और ये जो चार्जेस होते हैं ना, एक प्लस और एक माइनस, इसको बोलते हैं, इन चार्जेस को केमिस्ट्री में बोलते हैं आयंस।
तो तभी वर्ड यूज़ किया गया आयोनाइज्ड गैसेस। आयोनाइज्ड गैसेस का मतलब है कि गैस ब्रेक होकर आयंस में कन्वर्ट हुई होती है। आयंस क्या होते हैं? जो प्लस या माइनस चार्ज जिनके ऊपर दिखता है उनको आप आयंस बोलते हो केमिस्ट्री में, ठीक। तो वो देखो आप यहाँ लिखा है दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, मतलब ये जो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं? ये इस फॉर्म में होते हैं। ये आयोनाइज्ड गैसेस के पार्टिकल्स है। आयोनाइज्ड गैस कैसी होगी? जो गैस आयंस में कन्वर्ट हो गई उसको बोलते हैं आयोनाइज्ड गैसेस। और आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं ऐसे स्पीशीज जिसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज हो। तो आप देखो ये जो गैस मैंने यहाँ लिखी थी ए यहाँ आयोनाइज होके ऐसी हो गई, ठीक है। तो मतलब जो इस प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? ऐसे प्लस या माइनस चार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और ये क्या है? ये कहाँ से आए? आयोनाइज। ये गैस आयोनाइज हुई और आयोनाइज से ये पार्टिकल्स बने, ठीक। तो वही यहाँ लिखा है कि दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड, ये किसकी फॉर्म में होते हैं? आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में, ठीक। मतलब ये जो पार्टिकल होते हैं किसके बने होते हैं? आयंस के बने होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज के बने होते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। अब देखो इतना याद रखना था। अब देखो हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ होती है। द फ्लोरिसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन बल्ब्स कंटेन्स प्लाज्मा, मतलब जो फ्लोरिसेंट ट्यूब्स होती हैं और नियॉन बल्ब्स होते हैं उनमें प्लाज्मा होता है। देखो फ्लोरिसेंट ट्यूब कैसी होती है, नियॉन बल्ब कैसा होता है? होती तो ये एक ट्यूब लाइट की जैसी है और ये भी एक बल्ब के जैसा होता है। इनके फोटो में यहाँ आसपास लगा दूंगा, आपको दिख जाएंगे फ्लोरिसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब क्या होते हैं। इनमें क्या होती है? प्लाज्मा होती है। देखो आपने ट्यूब लाइट देखी है, उसी को मान लो फ्लोरिसेंट ट्यूब, और नियॉन बल्ब मान लो आप किसको? देखो मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा, आप टेंशन मत लो। होता तो एक किस्म का बल्ब ही है, उनमें लाइट चलती है तो लाइट जलने की वजह से वहाँ टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ प्लाज्मा बनता है, ठीक। तो इनमें क्या होती है? प्लाज्मा। अब देखो इन फ्लोरिसेंट ट्यूब्स, जो हमारी फ्लोरिसेंट ट्यूब होती है, देखो फ्लोरिसेंट ट्यूब कैसी होती है उसका फोटो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ट्यूब लाइट समझ लो, ट्यूब लाइट, ठीक। देयर इज हीलियम गैस, मतलब जो फ्लोरिसेंट ट्यूब होती है उसमें क्या होता है? हीलियम गैस होती है, ठीक है। हीलियम गैस होती है। आप बस इतना भी याद रख लो कि हीलियम कोई किस्म की गैस है। तो यहाँ लिखा है फ्लोरिसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होती है और सम अदर गैस, या फिर कोई और गैस होती है। फ्लोरिसेंट ट्यूब में क्या होता है? या तो हीलियम गैस होती है या कोई और गैस होती है, ठीक है। वाइल इन नियॉन बल्ब, जो नियॉन बल्ब होता है उसमें नियॉन गैस होती है, ठीक है। वाइल इन नियॉन बल्ब देयर इज नियॉन गैस, नियॉन बल्ब में कौन सी गैस होती है? नियॉन गैस होती है, ठीक है। ये आप याद रखना। फ्लोरिसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस या फिर कोई और गैस हो सकती है। और नियॉन बल्ब में कौन सी गैस होती है? नियॉन गैस होती है, ठीक। अब देखो ये जो हमारी फ्लोरिसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब है इनमें प्लाज्मा कैसे बनता है वही हम देख रहे हैं। तो यहाँ लिखा है ना फ्लोरिसेंट ट्यूब एंड नियॉन बल्ब्स कंटेन प्लाज्मा, मतलब फ्लोरिसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। तो अब आपको पता चल गया फ्लोरिसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होती है, मतलब कोई ना कोई गैस होती है, और नियॉन बल्ब में भी क्या होती है? गैस होती है, ठीक। अब देखो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, मतलब जब हम फ्लोरिसेंट ट्यूब या फिर बल्ब से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, गैस गेट्स आयोनाइज्ड, गैस क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। एंड ग्लोइंग प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, ग्लोइंग प्लाज्मा जो है वो बनता है, ग्लो करने वाला प्लाज्मा वहां बनता है, ठीक। देखो कैसे गैस आयोनाइज होती है। सपोज ये गैस थी उसके अंदर ए गैस, तो जब हमने क्या किया, इस गैस को इलेक्ट्रिसिटी दी, बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी दी, तो बल्ब गर्म हुआ, उसके बीच में गैस थी, वो गैस आयोनाइज हो गया। आयोनाइज का मतलब है यहाँ से ये ब्रेक हो गई, मतलब ए गैस थी तो यहाँ से ब्रेक होके किस में बन गई? ए प्लस ए में बन गई। तो कहीं ए प्लस ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें गैस कन्वर्ट हो गई। तो जब इसमें गैस कन्वर्ट हो गई तो हम बोलेंगे यहाँ प्लाज्मा बन गया, ठीक। क्योंकि जब ये वाली जो गैस है इसमें कन्वर्ट होगी तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ना, ये पार्टिकल्स सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड होंगे, ठीक है। बहुत एनर्जी वाले पार्टिकल होंगे, तो यहाँ हम बोलेंगे प्लाज्मा बन गया। क्या बोलोगे कि फ्लोरिसेंट ट्यूब में और हीलियम गैस में हीलियम फ्लोरिसेंट ट्यूब में क्या होती है? हीलियम गैस, और बल्ब्स में क्या होती है? नियॉन गैस। तो वो दोनों उनमें जो होती है गैस, जब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसमें से बल्ब या फिर ट्यूब लाइट से, तो वो जो गैस होती है वो इस फॉर्म में होती है, तो वो ब्रेक हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज मैंने आपको बताया कि 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, अभी बता दिया आपको। तो वहाँ क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखो सन एंड द स्टार्स ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। सन और स्टार जो होते हैं वो भी प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं, उसमें भी मतलब प्लाज्मा बनता है, ठीक है, सन और स्टार। उसके बाद देखो प्लाज्मा इन स्टार्स एंड सन आर फॉर्म्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है
सन और स्टार जो होते हैं उनमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो प्लाज्मा इन द स्टार्स एंड द सन, मतलब स्टार और सन में जो प्लाज्मा बनता है वो क्यों बनता है? हाई टेम्परेचर की वजह से बनता है। और ट्यूबलाइट और बल्ब के बीच में प्लाज्मा क्यों बनता है? वो भी हाई टेम्परेचर की वजह से बनता है। तो आई होप आपको प्लाज्मा के बारे में समझ में आया होगा। तो आप क्या बोलोगे, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है, किससे बना होता है? सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से। और वो किसकी फॉर्म में होते हैं? आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में, ठीक। और कहाँ कहाँ होता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब में, ठीक है, नियॉन बल्ब में, सन में और स्टार में, वहाँ प्लाज्मा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ कुछ जो गैसेस होती हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं, आयोनाइज होकर सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल बना लेती हैं, इसलिए वहाँ क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। तो आई होप आपको ये प्लाज्मा समझ में आया होगा। आपको बस ये इतना ही याद रखना है और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो, ये थी हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अभी हम देख लेते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, आप इसको लिख लो। तो अभी देखो, हम देख रहे हैं अभी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ आप लिख लो, ये क्या है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो आप देखो यहाँ लिखा है मैंने बीईसी। बीईसी का मतलब होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का नाम है, ठीक। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान है ये, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ लिखा है इन 1920 में क्या हुआ था? इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस, इंडियन का एक फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस had done some calculations over fifth state of matter। सत्येंद्रनाथ बोस साइंटिस्ट ने कुछ कैलकुलेशंस की थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर करने के लिए। तो वही यहाँ लिखा है कि 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशंस, मतलब सत्येंद्रनाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस की थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। अब देखो, सत्येंद्रनाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस की थी और छोड़ दिया उसको। उसके बाद क्या हुआ? बेस्ड ऑन दीज कैलकुलेशंस, मतलब ये जो कैलकुलेशन सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी उसके बेस के ऊपर, बेस्ड ऑन दीज कैलकुलेशंस, उसके बेस के ऊपर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट करने का मतलब होता है बोल देना, बस बोल देना कि पांचवी स्टेट ऑफ मैटर हो सकती है, ठीक। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट की थी एक नई स्टेट ऑफ मैटर, और जिसका नाम रखा था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, मतलब उस न्यू स्टेट ऑफ मैटर का नाम रखा था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक। और इसको सिंपल में बोल दिया था बीईसी। अब देखो, बोस कहाँ से आया? इंडियन साइंटिस्ट के नाम से, और आइंस्टाइन आया एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से, तो नाम हो गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये थी हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो, सिर्फ एक यही लाइन है जो हमें बताती है कि ये क्या होती है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसे बन सकती है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो आप देखो, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो ये बीईसी है, ये कैसे बनती है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो, आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास दो गैसेज है, एक गैस ये वाली है, एक गैस ये वाली है, इसको गैस 2 कर दो, गैस 1 कर दो। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ ऐसे, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इसमें कुछ ऐसे। आपसे कोई पूछ ले इन दोनों गैसेस में से किस गैस की डेंसिटी कम है, ठीक है, तो आप बोलोगे डेंसिटी उसी की कम होगी जिसमें पार्टिकल्स घने नहीं होंगे, बहुत कम घने होंगे। तो आप देखो, यहाँ जो पार्टिकल्स हैं डेंस, यहाँ डेंस है, यहाँ कम डेंस है, मतलब यहाँ ज़्यादा घने, यहाँ कम घने। तो इस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इस गैस की डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसी गैस है जिसकी डेंसिटी कम है। तो आप देखो यहाँ से, जब एक ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको जब हम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे कूल करते हैं, आपको पता है हाई टेम्परेचर का मतलब होता है गर्म करना, लो टेम्परेचर का मतलब होता है ठंडा करना, ठंडे को बोलते हैं कूल, ठीक। तो आप देखो, जब एक ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी बहुत कम है उसको जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, तो उस टाइम साइंटिस्ट ने बोला था जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है गैस, उस टाइम एक अलग स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है, उसी स्टेट ऑफ मैटर को बीईसी बोला था, बस और कुछ नहीं। प्लाज्मा का ये अपोजिट है। प्लाज्मा कब बनती है? जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और बीईसी कब बनती है? जब टेम्परेचर बहुत लो होता है, और कुछ नहीं है, ठीक। अब देखो, प्लाज्मा में भी गैस यूज हो रही थी, जैसे हीलियम या फिर हीलियम और नियॉन गैस, वहाँ मैंने बोला था आपको,
कि वहाँ जो गैस होती है, गैस हाई टेम्परेचर पे आयोनाइज हो जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है पार्टिकल्स में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब हम क्या करते हैं, एक ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी बहुत कम में, ठीक है, डेंसिटी बहुत कम में, उसको हम बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, तो उस टाइम एक अलग स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है। उस स्टेट ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं, बीईसी बोलते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है, देखो, द बीईसी इज फॉर्म्ड, मतलब बीईसी उस टाइम बनती है व्हेन अ गैस हैविंग वेरी लो डेंसिटी, मतलब जब एक गैस जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो हो, कितनी लो हो, इतनी लो, 1/100 से 1/1000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, मतलब हवा की डेंसिटी से, ये जो नॉर्मल एयर होती है, नॉर्मल हवा, उसकी डेंसिटी से या तो 100 गुना कम हो या 1000 गुना कम हो, ठीक, 100 या 1000 गुना नॉर्मल हवा की डेंसिटी से उस गैस की डेंसिटी कम होनी चाहिए, मतलब इतनी कम डेंसिटी होनी चाहिए उस गैस की जिससे आप बीईसी बनाओगे। तो वही लिखा है ना, बीईसी इज फॉर्म्ड व्हेन अ गैस हैविंग वेरी लो डेंसिटी, आगे लिखा है, इज कूल्ड टू सुपर लो टेम्परेचर, उस गैस को जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब हवा की डेंसिटी से 100 से 1000 गुना कम में, तो उसको जब हम क्या करते हैं, कूल करते हैं सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर कर देते हैं, उस टाइम जो स्टेट ऑफ मैटर बनती है, उस स्टेट ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक। और जब हम अगर इसको प्लाज्मा से कंपेयर करें तो वहाँ ऐसा था ना, कुछ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स था, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा हीट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हीट करके स्टेट ऑफ मैटर बनाई थी प्लाज्मा, और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा करके बनाई स्टेट ऑफ मैटर, उसको क्या बोला, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इतना ही आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं। क्या याद रखोगे कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये उस टाइम बनती है जब एक ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी क्या हो, बहुत लो, ठीक है, लो डेंसिटी वाली गैस को जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो उस टाइम एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर जन्म लेती है, जिसको बोलते हैं वो बीईसी, और बीईसी का मतलब होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। और ये जो बीईसी थी, ये आइंस्टाइन ने सिर्फ प्रिडिक्ट की थी, मतलब बस बोला था कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इसको बनाया भी था। 2001 में देखो, इन 2001 कॉर्नेल वुल्फगैंग एंड वाइमेन ऑफ यूएसए, ये कुछ साइंटिस्ट थे, कॉर्नेल वुल्फगैंग एंड वाइमेन यूएसए के, इन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया था इन फिजिक्स में फॉर अचीविंग बीईसी। फिजिक्स में इन्होंने नोबेल प्राइज लिया था बीईसी को अचीव करने के लिए, मतलब 2001 में कॉर्नेल वुल्फगैंग और वाइमेन ने क्या किया था, बीईसी को बना के दिखाया था, और उस केस में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक। इतना आपको याद रखना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप देखो, हमारा जो सेकंड लेक्चर था ये, इसमें हमने क्या किया पढ़ा, हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसीय स्टेट, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, टोटल फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर तक हमने सारा पढ़ लिया। तो आप इसके नोट्स बनाओ, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मैं आज ही आपके लिए 9th क्लास का टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूँ, उसकी लिंक आपके इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से मुझे कनेक्ट करके कोई डाउट होता तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक। तो आप नोट्स बनाओ, तैयारी करो, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।